ओके जी। फिर आज ही से टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आज। और जो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ाया था बेसिक्स के अंदर, याद है कि कोई नहीं याद? शाबाश, पता है कि कोई नहीं याद ये आपको? तो मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया था कार्पल टनल सिंड्रोम, मैं नहीं पढ़ाया था ना? जी जी, वही वही। इसको पढ़ाने की जरूरत है कि नहीं मुझे बता दे, या एक दफा जस्ट रीड आउट करा दूं? क्योंकि ये मैंने ही पढ़ाया था, वो वही बच्चे हैं यहाँ पे, कोई नया तो बच्चा है नहीं है। शाबाश, बताए मुझे। जी, हुकूक में फ्रैक्चर होती है, साइकिलिंग की वजह से हो सकता है मोस्ट लाइकली। ये सारी बातें वही है यार, इसमें नया तो कुछ है नहीं है। पढ़ा हुआ, चलो एक दफा इसके ऊपर से ना मैं आपको रीड करवा दे तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जो मोटी मोटी बातें हैं। तो फिर वो आपको पता नहीं चाहिए। बाकी की तरह फातिमा बच्चे, ना इस शराज आया है, ना अजवत तो मेरे ख्याल में उम्रे पे जा रहा है, और ना वो है हफ्सा भी नहीं है। अच्छा, इधर आज कार्पल टनल सिंड्रोम की तरफ। आपने इसके अंदर याद रखना कि जो आपका ट्रांसफर्स कार्पल लिगामेंट होता है और आपकी कार्पल बोन के अंदर, ठीक है, ये ट्रांसफर कार्पल लिगामेंट है, ये आपकी ट्रांसफर ये वो है कार्पल बोन है। यहाँ से मेडियन नर्व वो पास कर रही है, इन दोनों के दरमियान में अगर कंप्रेशन हो जाए ना, मतलब इन शॉर्ट इनका साइज बढ़ जाए, इसकी वजह से कंप्रेशर हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है। अब आपको पता है इसकी सप्लाई किधर होती है यार? थिनार मसल्स पे होती है। जब कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा? थिनार थिनार मसल को सही तरह सप्लाई नहीं मिलेगी। जब थिनार मसल को सप्लाई नहीं मिलेगी, थिनार मसल की एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। मोस्ट लाइकली किस किस पेशेंट के अंदर हो सकता है आपने बताना है कि जो फ्लेक्शन ज्यादा करते हैं उनके अंदर होता है। प्रेगनेंसी वाले अगर पेशेंट में पेशेंट प्रेग्नेंट है उसके अंदर कॉमन हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट के अंदर हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म, एक्रोमेगाली और अमाइलोइडोसिस। ये सारी बातें मैंने बताई थी। इसमें एक ये था, जी जी। ओके। एक्रोमेगाली में बच्चों ये होता था कि आपके बोन का साइज बढ़ जाता था ना, जब आपके कार्पल बोन का साइज बढ़ जाएगा, हिमेट का साइज बढ़ जाएगा, वो क्या करेगा? वो जाके कंप्रेस कर देगा किसको? आपकी मीडियन नर्व को। तो जब मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाएगी तो मुझे बताएं, थिनार मसल्स को सप्लाई मिलेगी? यार नहीं मिलेगी। जब थिनार मसल्स को सप्लाई नहीं मिलेगी, इसके अंदर क्या हो जाएगा? मीडियन नर्व पाल्सी हो जाएगी इसके अंदर। ये जो थिनार, इसके अंदर एट्रोफी हो जाएगी इसके अंदर। शाबाश, बताते जाए, सारे पार्टिसिपेट करें, मुझे पता चले क्या आप एक्टिव है। ओके। ठीक है, सारी बातें उसने वही लिखी है कि आपके वन थर्ड को ये 3.5 फिंगर को सप्लाई कर रहा होता है ये आपको। ठीक है। पेशेंट के हाथ पैसे कीड़ियां चलती हैं और रात के वक्त फूट जाता है, तो ये सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई। इसमें ना दो हम इसके अंदर वो टेस्ट करते होते हैं। एक होता है टिनल टेस्ट या टिनल साइन, जिसको आप बोलते होते हो। टिनल साइन का मतलब ये होता है कि आप रिस्ट पे जब परकशन करते हो ना, तो उसकी वजह से पता क्या होता है? टिंगलिंग होती है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है टिनल साइन के अंदर। ये क्लिनिकल में आपसे पूछ लेते होते हैं। दूसरा, इसके अंदर हम क्या करते हैं? फेलन मैनवर करते हैं। फेलन मैनवर के अंदर क्या होता है कि दोनों रिस्ट की आप क्या करवाते हो? फ्लेक्शन करवाते हो। जब आप दोनों रिस्ट की फ्लेक्शन करवाते हो 90 डिग्री पे, तो उसकी वजह से क्या होगा? आपके एकदम नमने स्टार्ट हो जाएगी, टिंगलिंग स्टार्ट हो जाएगी स्पेसिफिक एरिया पे। उसके नीचे यहाँ पे पिक्चर बनाई हुई है, ये देखो। ये कर रहा है फेलन मैनुअल, कर रहा है इसके अंदर। फ्लेक्स किया 90 डिग्री पर, इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये इसके अंदर टिंगलिंग हो रही है। इसने यहाँ पे रिस्ट पे क्या किया? परक्यूजन किया। रिस्ट पे परक्यूजन करने की वजह से थोड़ी बहुत नर्व एक्टिवेट होती है, और उसकी वजह से क्या होता है? टिंगलिंग स्टार्ट हो जाती है इस पेशेंट के अंदर ना, थोड़ी बहुत। ठीक है, बस यही करना होता है इसके अंदर। अच्छा, साथ इसके अंदर आपने क्या करना होता है क्लिनिकली? तो आपने पेशेंट को डायग्नोज कर लिया, साथ आपने क्या करना है? इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट करने होते हैं, इसके नर्व कंडक्शन टेस्ट करना होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करनी होती है, जिससे आपको पता चले कि जो नर्व की कंडक्शन है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर आपने याद रखनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया? कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, हमने इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है? सिंपल सी बात है, हम इसके अंदर स्प्लिंट लगाएंगे, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, इसके अंदर क्या करेंगे? कोर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन देंगे। ठीक है। साथ अगर कोई इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा है तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है इसका? सिंपल सी बात है, नर्व डीकम्प्रेशन करना है इसके अंदर। ठीक है। नर्व डीकम्प्रेशन करना, ये इसका क्या है? डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, ये पूछते होते हैं। ठीक है। बस, और इसमें कुछ भी नहीं है इसमें कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर ना। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है आपने बताना? परमानेंट लॉस हो सकता है, सेंसेशन हो सकती है किधर? आपके थिनार मसल्स पे। ठीक है, स्पेसिफिकली थिनार। अच्छा, यहाँ पे एक एमसीक्यू आता होता है कि ऐसा कौन सा थिनार मसल है जिसको आपकी अल्नर नर्व सप्लाई करती है? शाबाश, याद है किसी को? कौन सा थिनार मसल है जिसे अल्नर नर्व सप्लाई करती है? ये आपका पास्ट पेपर का एमसीक्यूज भी है। किसी को पता हो? तुक्का ही ला दो। शाबाश तकीर, अडक्टर पोलिसस होता है। ठीक है, ये याद रखना है, इसको लिख लीजिएगा। मैंने दोबारा टॉपिक ये बस इस एमसीक्यूज के लिए रिपीट किया, नहीं तो मैंने करवाना नहीं था ये वाला। अडक्टर पोलिसिस को क्या होता है? आपकी ये थिनार वाहिद मसल है जिसको क्या करता है? आपकी मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, ये एमसीक्यूज आ जाता होता है, ये आपने याद रखना। वेरी
वेरी सॉरी, अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है इसको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको याद कर रहे, रट ले बेशक। ठीक है। अच्छा, ये तो था आपका कार्पल टनल सिंड्रोम। कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का इसके अंदर से? अगर नहीं है तो मुझे बताएं, फिर जल्दी जल्दी आगे शुरू करें, मुझे पता चलेगी आपको आता ऑलरेडी। शाबाश। ओके जी। अब आगे आ जाए बुर्साइटिस की तरफ। बुर्सा क्या होता है? शाबाश, पहले तो मुझे नॉर्मल बुर्सा का फंक्शन बताएं, बुर्सा क्या होता है? बुर्सा का क्या काम होता है? सिंपल सी बात है, आपके फ्रिक्शन को कम करना होता है, ठीक है। अगर बुर्सा के अंदर क्या आ जाए, ये बुर्सा पड़ा है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, अगर इसके अंदर इन्फ्लामेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? बुर्साइटिस नहीं बोलते होते हैं। सिंपल सी बात है, जब इसकी इन्फ्लामेशन होगी हम इससे क्या बोलेंगे? बुर्साइटिस बोलेंगे, ठीक है। अब क्यों हो सकती है आपने बताना, किसी ना किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या बॉडी में कोई ऑटोम्यून डिजीज चल रही है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? बुर्साइटिस हो सकता है इस पेशेंट के अंदर। अब कौन कौन सी जगह पे बुर्सा प्रेजेंट होते हैं आपको बताना चाहिए। आपकी सब अक्रोमियल प्रेस पे, सब अक्रोमियल प्रोसेस पे आपका क्या होता है? बुर्सा प्रेजेंट होता है। ओलिक्रानोन प्रोसेस पे आपका क्या होता है? बुर्सा प्रेजेंट होता है। ट्रोकेंटेरिक रीजन पे प्रेजेंट होता है, और पॉप्लिटिकल फोसा पे भी क्या होता है? आपका बुर्सा प्रेजेंट होता है, ठीक है। या आपको क्या होता है, ये आपकी नी से थोड़ा सा ऊपर जो रीजन रीजन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्री पटेलर रीजन बोलते हैं। वहां पे अगर आपकी इन्फ्लामेशन हो रही है, मोस्ट लाइकली उन पेशेंट के अंदर होता है जो घरों में काम करती हैं, हाउस मेड नीम बोलते हैं, ठीक है। जो वो घरों में काम करती हैं, वो बैठ के तपड़ी वगैरह लगाती हैं, उसकी वजह से ज्यादा फोर्स पड़ती है उसके किधर? प्री पटेलर बुर्सा पे उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाउस मेड नी भी बोलते होते हैं, ठीक है। हाउस मेड नी के बारे में भी पूछ लेते हैं, ये क्या होता है? ठीक है। ये सारे इसके एरिया थे जहाँ पे बुर्साइटिस हो सकता है, ये आपने याद रखना है। इसमें मोस्ट कॉमनली आपने याद रखना है एक पॉलिटिकल फोसा वाला। दूसरी आपने बात याद रखनी है इसके अंदर कौन सी? हाउस मेड नी वाली। हाउस मेड नी का मतलब क्या होता है कि जो औरतें एक घरों में काम करती हैं, वो बैठ के जब तपड़ी लगाती हैं, उनकी फोर्स पड़ती है प्री पटेलर बुर्सा पे, वहां पे इन्फ्लामेशन होती है रिपीटेडली फोर्स की वजह से, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? बुर्साइटिस हो जाता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आता होता है, ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई ये वाली बात? शाबाश। ये बात समझ में आ गई? ओके जी, अगर ये बात समझ में आ गई, आगे आज जो पटेलो फिमोरल पेन सिंड्रोम। पटेलो फिमोरल पेन सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि इसके अंदर पता क्या होता है, आपके ना एंटीरियर रीजन ऑफ नी पे पेन हो रही होती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर याद रखना है कि एंटीरियर रीजन ऑफ नी पे पेन होती है। दूसरा इसके अंदर क्या हो रहा है, आपने बताना, ये मोस्ट कॉमन उन पेशेंट के अंदर होता है जो ओबीज होती हैं, डायबिटिक पेशेंट होती हैं, ठीक है। पेन ज्यादा होती है आपके नी की एक्सटेंशन की वजह से, ठीक है। एंटीरियर नी पे पेन हो रही होती है, पेन ज्यादा होती है आपके नी के एक्सटेंशन की वजह से। अब पेशेंट हमारे पास किस हिस्ट्री के क्या फीचर लेके आएगा? वो बताएगा कि जब मैं अपनी नी पे हाथ लगाती हूँ मुझे यहाँ पे पेन होती है, जब मैं इसको एक्सटेंड करना चाहती हूँ, फ्लेक्स करना चाहती हूँ, तो ये ना ही प्रॉपर फ्लेक्स हो रही होती है, ना ये प्रॉपर एक्सटेंड हो रही होती है, ठीक है। दूसरा आपने वहां पे देखना होगा, वहां पे क्या होगा? अडीमा, थोड़ी सी सूजन हुई होगी और रेडनेस हुई होगी ना स्पेसिफिक एरिया पे। ये सारे इंडिकेट करते हैं कि इसकी ना अब क्या हो गया, नी पे क्या हो गई है? अब नी स्वेल कर रही है, नी ज्यादा ओवर यूज करने की वजह से इसको पेन हो रही है, उसकी वजह से इसके अंदर रेडनेस हो रही है, रेंज ऑफ मोशन कम हो रही है, एडिमा और क्या हो रहा है? इसके अंदर एरिदिमा, रेडनेस प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। अब पेशेंट के अंदर ये होता क्यों है? कोई ना कोई ऐसा ट्रोमा, मतलब कि वो गिरा होगा, उस वजह से हो सकता है। उसकी क्या होगी? रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगी, टेंडरनेस हो जाएगी, इसके अंदर एरिदिमा होगा, पेन होगी, सारी बातें ये। या ड्यू टू एनी इन्फ्लामेटरी कॉज क्या हो सकती है? कोई ना कोई ऑटोम्यून डिजीज हो सकती है जो क्या करवा रही है? पेटेलो फेमोरल रीजन पे इन्फ्लामेशन करवा रही है, और उसकी वजह से क्या आ रही है? इस पेशेंट के अंदर पेन हो रही है। अब हमने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है? सिंपल सी बात है, जब वो आके सारे आपको क्लिनिकल फीचर बताएगा कि मेरी ऐसे ऐसे नाई कंप्लीट फ्लेक्स कर रही है, नाई कंप्लीट एक्सटेंड कर रही है, मैं अपनी टांग हिलाता हूँ तो मुझे पेन हो रही है, रेंज ऑफ मोशन भी कम है, आपने उसको क्लिनिकली डायग्नोज करना है। दूसरा, अगर क्लिनिकली डायग्नोज से बिना आपके एग्जैक्ट डायग्नोसिस बनता हो, फिर आप हमने किधर जाना होता है? निडल एस्पायरेशन करनी होती है, मतलब कि उसके अंदर से फ्लूइड निकाल के उसको देखना होता है कि ये बुर्साइटिस का पेशेंट तो नहीं है, इसके बुर्सा की इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, प्री पटेलर रीजन पे भी होता है और नी पे भी होता है आपका बुर्सा। हमने उसको क्या करना है? उसका सैंपल लेना और उसको चेक करना है कि इसको बुर्साइटिस वगैरह तो नहीं है। अगर तो बुर्साइटिस इसका मतलब ये है, फिर हमने बुर्साइटिस के अंदर इसके अंदर ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट इसका भी सेम है, हमने इसके अंदर रेस्ट देनी है पेशेंट को। वो स्पेसिफिक जगह पे आपको आपको पता है कि इन्फ्लामेशन की वजह से पेन हो रही है, हमने क्या करना है? आइस पैक देने हैं कि यहाँ पे आइस पैक लगाए। जहाँ पे भी आपका इन्फ्लामेशन होती है ना, वहां पे कभी भी गर्म चीज नहीं लगाते, ठीक है। ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड एरिया, वेजोडाइलेशन उसके अंदर वो होती है, क्या कहते हैं? वेजोडाइलेशन होती है।
आप उसको बाहर से और अगर कोई गर्म चीज लगा दोगे और वेजोडाइलेशन होगी उसकी वजह से, ठीक है, और ज्यादा फीचर वर्स होंगे। इसीलिए हमेशा क्या करना होता है, आपने आइस पैक लगानी होती है, ठंडी चीजें लगानी होती है वहां पे, ठीक है। आइस पैक लगानी होती है, इसके अंदर आपने रेस्ट देनी होती है, आहिस्ता आहिस्ता मोबिलिटी, फिजियोथेरेपी इसको रिकमेंड करनी होती है, और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देने होते हैं। अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ता तो आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड को देना है, लेकिन कोर्टिकोस्टेरॉइड उस कंडीशन में देना है, आपने स्पेसिफिकली सीधा बुरसा के अंदर क्या करना है, कोर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन देना होता है, ताकि क्या हो, स्पेसिफिकली वहां पे इन्फ्लामेशन है, वहां पे पेन भी कम हो जाए और वहां पे इन्फ्लामेशन भी कम हो जाए, ठीक है। साथ आपने इसकी एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी होती है, इसका ये ट्रीटमेंट है। शाबाश, ये वाला समझ में आ गया। छोटे छोटे से टॉपिक हैं ये सारे, और ये छोटे टॉपिक में से क्वेश्चन भी आ जाता होता है। ओके, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है जी। आगे आ जाओ, टेंडिनाइटिस। पहले तो मुझे बताओ ना कि ये टेंडिनाइटिस होता क्या है, किसी को पता है? टेंडिनाइटिस, टेंडन क्या करता है, टेंडन टेंडन का क्या काम होता है? टेंडन बताए ना, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। डेट कनेक्ट्स टू, वेरी गुड, बोन टू मसल, ठीक है। टेंडन वो होता है जो आपके बोन और मसल्स को आपस में जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। अगर टेंडन की इन्फ्लामेशन हो जाए, हम उसको क्या बोलते हैं? अब इस पेशेंट के अंदर क्या हो गया है, टेंडिनाइटिस हो गया है, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, जब आपको पता है टेंडिनाइटिस होगा तो सारे इन्फ्लामेटरी जो इसके अंदर मार्कर होंगे पॉजिटिव होंगे। रेडनेस इस पे होगी, एडिमा यहाँ पे होगी, पेन इसको होगी, सारी वही पेलर डॉलर वगैरह वो सारे साइन इसके अंदर पॉजिटिव होंगे, ठीक है। आपने बताना मोस्ट लाइकली किस जगह पे हो सकता है, सुप्रास्पाइनेटस वाली जगह पे हो सकता है, बाइसेप पे हो सकता है, रिस्ट एक्सटेंसर की वजह से हो सकता है, इलियोटिबल बैंड की वजह से हो सकता है, और एचिलिस टेंडन के अंदर ये मोस्ट कॉमनली हो सकता है, ठीक है। ये इनकी लोकेशन बताई हुई है, आपने ये बताना है। कॉज पूछी जाए, आपने कहना कोई ना कोई अगर बॉडी में ऑटोइम्यून डिजीज चल रही है उसकी वजह से हो सकता है, या आप उसको ज्यादा यूज कर रहे हो, ज्यादा यूज करने की वजह से फ्रिक्शन रब वो ज्यादा हो जाएगी, जब फ्रिक्शन ज्यादा होगी उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और इसकी वजह से भी पेन हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। पहली आपने बात यहाँ पे बतानी है। दूसरा, मैंने आपको बेसिक्स में एक बात बताई थी, मूव करते वक्त तो पेन करेगी। एक मैंने बताई थी गोल्फर एल्बो, याद है, कोई नहीं याद? गोल्फर एल्बो। एक मैंने बताई थी टेनिस एल्बो, दोनों में फर्क क्या था, याद है किसी को? शाबाश। गोल्फर एल्बो इसके अंदर जी जी, टेनिस एल्बो, ठीक है। गोल्फर एल्बो पे क्या होता था, आपके फ्लेक्शन पे पेन होती थी, टेनिस एल्बो पे क्या होता था, आपके एक्सटेंशन पे पेन हो रही थी, ठीक है। एक पे आपकी लेटरल साइड की इन्फ्लामेशन हो रही थी, और एक आपके क्या हो रही थी, मीडियल साइड की पेन हो रही होती थी, ठीक है। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। अगर तो उसका क्या है, लेटरल एपिकोंडाइल ये लेटरल एपिकोंडालाइटिस है, मतलब कि टेनिस एल्बो है। टेनिस एल्बो के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक बाजू है ऐसे करके, ये इसका क्या है, मीडियल एपिकोंडाइल रीजन है, ये इसका कौन सा है, लेटरल एपिकोंडाइल रीजन है। अगर तो मीडियल एपिकोंडाइल रीजन पे इन्फ्लामेशन और इसकी वजह से पेन हो, हम इसको क्या बोलते हैं, शाबाश, इसको बोलते हैं गोल्फर एल्बो, ठीक है। अगर तो लेटरल एपिकोंडाइल पे इन्फ्लामेशन और इसकी वजह से पेन हो, इसको हम क्या बोलते हैं, टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो के अंदर आपने याद रखना, हमेशा आपकी एक्सटेंशन पे पेन होती है, ठीक है। और जो आपकी गोल्फर एल्बो होती है, इस पे आपने याद रखना हमेशा आपके फ्लेक्शन पे पेन हो रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके टेंडन की इन्फ्लामेशन हो रही है, और ये उसकी वजह से हो रही है। होती क्यों थी, ओवर यूज करने की वजह से ना, ये भी आपने याद रखना है। इसके अंदर ओवर यूज करने की वजह से पेन हो रही होती है इसके अंदर। हमने इसको डायग्नोज कैसे करना है, सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्लिनिकली डायग्नोज करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, आप क्या वो गोल्फर प्लेयर तो नहीं है, टेनिस प्लेयर तो नहीं है, पहले आपने हिस्ट्री लेनी है इसके अंदर। दूसरी बात, आपने पेशेंट से क्या करनी है, इसका अल्ट्रासाउंड करना है, या इससे क्या करना है, आपने एमआरआई करना करना है उसका टेंडन का। तीसरा काम इसके अंदर आपने ट्रीट कैसे करना है, बाकी वो सारी इन्फ्लामेटरी मार्कर सारे इसके अंदर चेक करेंगे। ईएसआर भी आप कर रहे होंगे, सीआरपी भी कर रहे होंगे, इसके अंदर सीबीसी भी कर रहे होंगे, ये सारी चीजें इन्फ्लामेटरी मार्कर है। ये तो जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होती है, ये सारी बातें तो वहाँ, ये सारी चीजें तो रूल आउट करनी होती है ना वहाँ पे, ठीक है। ट्रीटमेंट सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या करना है, सारा ट्रीटमेंट सेम है इसके अंदर। क्या करना है, रेस्ट देनी है जॉइंट को, ठीक है, इसको टेंडन को। दूसरा काम क्या करना है आपने, एंसर्ट देने हैं इसको इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, आइस पैक लगाने हैं इसके ऊपर, उससे भी फर्क नहीं पड़ता तो आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगाने हैं डायरेक्ट इसके अंदर, ठीक है। बस यही इसका ट्रीटमेंट, और कुछ नहीं। हाँ जी, समझ में आ गई। ओके जी, अगर क्लियर है तो ओके। अब इधर आ जाओ स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस वाले पेशेंट के अंदर पता क्या होता है, आपकी जो लंबर और आपकी जो सर्वाइकल स्पाइनल कैनाल होती है ना, ये नैरो हो जाती है। जब लंबर और ये सर्वाइकल जो होती है आपकी कैनाल है, ये नैरो हो जाती है, जो नर्व इसके अंदर से पास कर रही होती है ना बच्चों, वो कंप्रेस हो जाती हैं। जब ये कंप्रेस होगी तो उसकी वजह से क्या होगी, इनिशियली क्या होती है,
पेन होती है इसके अंदर। ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि लंबर और सर्वाइकल कैनाल में से क्या करेगी, जो नर्व्स कंप्रेस कर रही है, जो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस कर देगी, वो क्या करेगी, कंप्रेस कर देगी। कंप्रेस करने की वजह से इसके अंदर क्या होगी, पेन होगी। अब डिपेंड करता है उसके अंदर कौन सी नर्व कंप्रेस हुई है और कौन सी मतलब कि वो जाके एरिया को सप्लाई कर रही है। मीडियन नर्व कंप्रेस होगी, सिंपल सी बात है, आपको क्या होगी, थिन आर्म मसल्स को सप्लाई नहीं मिलेगी सही तरह। अगर आपको क्या होगा, फॉर एग्जांपल उस पेशेंट के अंदर अल्नर नर्व कंप्रेस हो रही है तो क्या होगा, हाइपोथिनार को सही तरह वो मैसेज नहीं मिलेगा, उसके अंदर पेन होगी, रेडिएट टू बैक करेगी। अगर उसके लेग्स वाली स्पेसिफिकली लंबर एरिया पे क्या हुआ, उसके स्टीनोसिस हो गई है। अब आपको पता लंबर एरिया क्या करता है, आपके लोअर लिम्ब को सप्लाई कर रहा होता है ना। तो जब लंबर एरिया के अंदर से जब नर्व गुजरी हो, उसकी कंप्रेशन हो जाएगी, तो लंबर एरिया को नीचे लोअर लिम्ब को सही तरह सप्लाई नहीं मिलेगी। जब लोअर लिम्ब को सही तरह सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगी भाई, उसके लोअर लिम्ब में पेन होगी, उसके बटक्स में पेन होगी, उसके लेग्स पे पेन होगी। ये सारे फीचर आएंगे। अब ये डिपेंड करता है उसकी नर्व कौन सी इन्वॉल्व है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ओके। अच्छा, अगर तो फॉर एग्जांपल उसके अंदर क्या हुआ, लंबर रीजन की नर्व इन्वॉल्व हो रही है ना, लंबर रीजन की। ठीक है। लंबर रीजन पे वो लिखता है कि जब वो फ्लेक्शन करता है ना, तो फ्लेक्शन करने की वजह से उसकी पेन कम हो जाती है। रीजन पता क्यों है, ये देखो, एक नर्व, ये एक रूट ये पड़ी है लंबर, एक रूट ये पड़ी है। ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जांपल आपकी वो नर्व निकलती है, फिमोरल नर्व यहाँ से निकलती है ना। जब फिमोरल नर्व यहाँ से निकलती है, जब वो फ्लेक्स करेगा ना, ये थोड़ी सी ऊपर चले जाएगी, ये थोड़ी सी नीचे चले जाएगी, तो नर्व को थोड़ा सा और रास्ता मिल जाएगा। जब नर्व को थोड़ा सा और रास्ता मिल जाएगा, नर्व रिलैक्स हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, आगे मैसेज सही नहीं जाएगा, पेन कम नहीं हो सकती। शाबाश बताएं। तो मैं लिख सकता हूँ, अगर स्पेसिफिकली लंबर रीजन का मसला है तो ड्यूरिंग फ्लेक्शन और बेंडिंग उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर कम पड़ेगा नर्व पे। जब प्रेशर कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पेन कम होगी इस पेशेंट के अंदर। शाबाश। समझ में आ गई ये वाली बात? डायग्नोस कैसे करना है इस पेशेंट को जी, इस डायग्नोसिस पेशेंट को इस तरह करना है कि इसके अंदर हमने एमआरआई करनी है। ट्रीटमेंट इसके अंदर क्या करना है, स्टीरॉइड, इसको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देंगे। अब ओबेसिटी की वजह से भी आपको पता है, वेट ज्यादा होने की वजह से भी उसकी नर्व कंप्रेस करेंगे, तो यही कहेंगे भाई अपना वेट लॉस करे। ठीक है। एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथिंग बोलेंगे इसको, अगर उससे भी फर्क ना पड़ेगा तो इसको क्या देंगे, सिंपल कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देंगे, और इसके अंदर क्या कर देंगे, लेमिनेक्टमी कर देंगे। अब लेमिनेक्टमी ये होता है कि आपके स्पेसिफिकली एक वर्टिब्रा को रिमूव कर देंगे। जब आप वर्टिब्रा को उसके रिमूव कर देंगे तो उसके जो स्पाइनल प्रेशर है वो कम हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है। लेमिनेक्टमी करते होते हैं, वर्टिब्रा हम रिमूव कर देंगे। अगर तो कंप्रेशन ज्यादा हो रही है, अब हमने कंप्रेशन कम करना है ना, हमने ये नहीं करना कि जो उसकी आगे नर्व सप्लाई, जो मसल सप्लाई है, उसके मसल्स की आगे एट्रोफी हो जाए, काम करना छोड़ देना। तो सिंपल सी बात, हमने क्या करनी है, इसके अंदर लेमिनेक्टमी कर देनी। लेमिनेक्टमी क्या होता है, आपने बताना है, एक वर्टिब्रा इसका रिमूव कर देंगे जिसके अंदर कंप्रेशन हो रही है, तो उसके अंदर कंप्रेशन कम होगी। इसकी वजह से जब कंप्रेशन कम होगी तो पेशेंट काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। ठीक है। समझ आ गई वाली? ओके, समझ आ गई है तो। अच्छा, आगे आ जाओ, ओस्टियोसार्कोमा। ओस्टियोसार्कोमा भी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा है, मेरे ख्याल में लास्ट क्लास में ओस्टियोसार्कोमा, मैंने ही आपको ये वाला टॉपिक भी पढ़ाया था। ओस्टियोसार्कोमा में ये होता है कि ये ओस्टियोसार्कोमा होता क्या है, शाबाश, ये मुझे आप बताया ना, मैंने आपको पढ़ाया है। इसके अंदर पता तो की क्या करेंगे हम, इसके अंदर ना एक स्पेसिफिकली दो वर्टिब्रा के दरमियान कंप्रेशन हो रही है ना इधर से, तो हम एक वर्टिब्रा रिमूव कर देंगे। जब उसका एक वर्टिब्रा रिमूव कर देंगे ना, तो देखो जो नर्व यहाँ से पास कर रही थी, कंप्रेस हो रही थी इन दोनों के दरमियान, जब ये स्पेसिफिकली एक वर्टिब्रा उसका रिमूव हो जाएगा, तो जब रिमूव हो जाएगा तो नर्व इजीली पास नहीं कर सकेगी, तो नर्व पे प्रेशर कम नहीं हो जाएगा, इसकी वजह से नर्व पे प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। जब नर्व पे प्रेशर कम हो जाएगा, इसकी वजह से पेशेंट को जो क्या होगी, पेन होगी, कम होगी, नर्व इंजरी नहीं होगी, नर्व डैमेज होने से बच जाएगी। आगे जो मसल पड़े हुए हैं ना, उसको भी फिर प्रॉपर सप्लाई मिलेगी। अगर आप ये नहीं करते सीवियर केसेस के अंदर, तो फिर क्या होगी, नर्व तो डैमेज होगी होगी, जो आगे जो उसकी मसल सप्लाई होगी वो सही तरह मिलेगी नहीं। जब मसल सही सप्लाई सही तरह नहीं मिलेगी तो क्या होगी, मसल एट्रोफी हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है। इसीलिए हम लेमिनेक्टमी करते होते हैं इसके अंदर। ओके। अच्छा, ओस्टियोसार्कोमा में हमेशा आपने याद रखना है, इसके अंदर पता क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, मेरे ख्याल में याद किसी को भी नहीं है। ओस्टियोसार्कोमा वाले पेशेंट के अंदर ये होता है कि ये आपका मलिग्नेंट ट्यूमर है, किसका,
ओस्टियोब्लास्टिक सेल का। अब ओस्टियोब्लास्टिक सेल क्या करते थे, शाबाश, कोई बच्चा बताएगा। ओस्टियोब्लास्टिक सेल आपके क्या फंक्शन करते थे? ओस्टियोब्लास्टिक सेल आपकी बोन बनाते होते थे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया, मलिग्नेंट सेल, ट्यूमर हो गया किसका, आपके ओस्टियोब्लास्टिक सेल्स का। मोस्ट लाइकली किन पेशेंट के अंदर, जी, मोस्ट लाइकली किन पेशेंट के अंदर कॉमन होता है, आपने बताना है कि ये पैजेट डिजीज ऑफ बोन के अंदर, जब हमने वहां पे पढ़ा था कि उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या थी, पैजेट डिजीज ऑफ बोन की ओस्टियोसार्कोमा थी, याद है ना? तो मैं लिख सकता हूँ पैजेट डिजीज ऑफ बोन भी आपकी ओस्टियोसार्कोमा करवा सकती है, रेटिनल ब्लास्टोमा भी करवा सकती है ओस्टियोसार्कोमा, ठीक है। और कोई ना कोई रेडिएशन भी क्या करवा रही होती है, ओस्टियोसार्कोमा करवा रही होती है, ठीक है। ये तीन से चार इसकी इंपॉर्टेंट कॉजेज थी, ये याद रखना है। किसी ना किसी क्या होती है, ये पैजेट डिजीज ऑफ बोन की वजह से भी हो सकती है। फिर आपने बताना है इसके अंदर और किस वजह से हो सकती है, रेटिनल, ये रेटिनोब्लास्टोमा की वजह से भी हो सकती है, और रेडिएशन की वजह से भी हो सकती है। चौथी बात आपने इसके अंदर ये बतानी है, इस पेशेंट के अंदर आपने ये लिखना है कि इसके अंदर जो मोस्ट लाइकली बोन इन्वॉल्व होती है, बोन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है ओस्टियोसार्कोमा वाले पेशेंट के अंदर, ये मैंने आपको उस दिन याद करवाया था। ओस्टियोसार्कोमा वाले पेशेंट के अंदर बोन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, मेटाफिसियल पार्ट इन्वॉल्व होता है, याद है कि कोई नहीं याद? मेटाफिसियल पार्ट इसका इन्वॉल्व होता है, मैंने ये भी आपको बताया था, लॉन्ग बोन का स्पेसिफिकली, ठीक है। लॉन्ग बोन का क्या होता है, मेटाफिसियली पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। आपने ये भी बताना है, अब लॉन्ग बोन में क्या आती है भाई, टिबिया फिब्यूला आ सकती है, इसके अंदर फीमर आ सकती है, ह्यूमरस आ सकती है, ये सारी इसके अंदर बोन इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। अब पेशेंट हमारे पास क्या वो लेके आएगा सिम्टम्स, पहले तो आएगा बोन पेन के साथ, कि उसके अंदर बोन पेन बहुत ज्यादा होती है, मोस्ट लाइकली नाइट पे होती है। फिर लोकल सिस्टेमिक साइंस वो आपने बताएगा, फीवर इसके अंदर हो रहा होगा, वेट लॉस इसके अंदर होगा, नाइट स्वेट इस पेशेंट के अंदर हो रहे होंगे, ठीक है। चौथी बात वो ये करेगा इस पेशेंट के अंदर, वो लिखेगा कि, और पता क्या होता है आपने बताना है, इसके अंदर ना हम स्पेसिफिकली एक अपीयरेंस देखते हैं, किसी को याद है वो वाली अपीयरेंस? शाबाश, ओस्टियोसार्कोमा वाली पेशेंट के अंदर, वेरी गुड, हम सन बस्ट अपीयरेंस देखते होते हैं एक्सरे पे, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कि हम क्या देखते हैं, सन बस्ट अपीयरेंस। बोन पेन लिखेगा, फीवर लिखेगा, साथ वो लिखेगा कि उसके अंदर और क्या हो रहा है, साथ बताएगा वेट लॉस होगा, नाइट स्वेट होगी, ठीक है। आपने एक्सरे किया, उस पर सनबर्स्ट अपीयरेंस मिल गया, वट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपने बताना है कि इसके अंदर क्या है, अब ओस्टियोसार्कोमा होगा इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा, हमने एक्सरे किया, एक्सरे पे क्या मुझे मिला, आपने बताना कॉडमन ट्रायंगल, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी पेरियोस्टियल होती है ना, पेरियोस्टियल बोन के ऊपर पता क्या होती है, पेरियोस्टियम होती है, ये एक बोन है ऐसे करके, इसके ऊपर पेरियोस्टियम होती है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। जब इसकी ये आपको पता, ओस्टियोसार्कोमा के अंदर क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी भाई, ज्यादा से ज्यादा ये बनेगी, जितनी ज्यादा ये थिक होगी उतनी ज्यादा क्या करेगी, ये बोन को कवर करेगी, ये ऐसे लगेगा जैसे कि इसके अंदर क्या है, सन बस्ट अपीयरेंस इसके अंदर शो हो रही है, ठीक है, ये उसने शो करवाई हुई है, ये पेरियोस्टियम ही है, ये कॉडमन ट्रायंगल ही है इसका, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी, एक्सरे पे हम ये देखेंगे। इसको ट्रीट कैसे करना है, ओके। ट्रीटमेंट हमने इस पेशेंट के अंदर पता क्या करना होता है, आपने बताना ट्रीटमेंट, सिंपल सी बात है, इसके अंदर अगर पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सा होगा, आपने बताना इसके अंदर हम बायोप्सी करेंगे, ठीक है। बायोप्सी से भी अगर पता नहीं चल रहा तो फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, कीमोथेरेपी, इसके अंदर कीमोथेरेपी करेंगे। अगर वो आगे फैल गया है, उसको देखने की मेटास्टाइज कर गया, तो फिर इसके अंदर क्या करना है, हमने सिटी स्कैन कर रहे होना, ठीक है, कि आगे किधर तक कितना वो फैल गया है। ट्रीटमेंट सिंपल सी बात है, सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे, इसके अंदर कीमोथेरेपी करेंगे, वो आपको पता है बोन बोन ट्यूमर है, वो अब आगे फैल गया है, मेटास्टाइज कर गया है, तो सिंपल सी बात है, सिंपल इसका आंसर क्या होगा, हम कीमोथेरेपी करेंगे, इसके अंदर हम कोई नहीं करेंगे। साथ इसके अंदर क्या करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल डिपेंड करता है ह्यूमरस का है, तो ह्यूमरस को फिर जाहिर सी बात है रिमूव करना पड़ेगा, जहाँ पे कैंसर सेल्स पड़े हैं, तो हम उस पार्ट को सर्जिकली रिमूव कर देंगे, एम्पुटेशन कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। बस ये ट्रीटमेंट है इसका, समझ आ गई? इवन आपको ऑलरेडी सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए। अच्छा, बायोप्सी पे क्या मिलेगा इसके, मुझे शाबाश, बायोप्सी पे, बायोप्सी पे क्या मिलेगा, ये भी मैंने आपको बताया था, एमसीक्यूज आता है वहां पे, ओस्टियोसार्कोमा वाले पेशेंट के अंदर, मुझे याद आ गया। बायोप्सी पे क्या अपीयरेंस मिलेगी, वेरी गुड फातिमा, हमें प्लियोमॉर्फिक सेल्स मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक सेल्स क्या करते हैं, ओस्टियोइड बना रहे होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है ओस्टियोब्लास्ट से आगे क्या बनता है, ओस्टियोब्लास्ट बनता है, ओस्टियोब्लास्ट से आगे क्या बनता है, ओस्टियोइड बनता है, ठीक है। तो प्लियोमॉर्फिक सेल्स ये बना रहे होते हैं, तो हमें प्लियोमॉर्फिक सेल्स मिलेंगे जो क्या बना रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा
ओस्टियोइड इस पेशेंट के अंदर बना रहे होंगे। एक्यूरेट टेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछा जाए तो बायोप्सी, वैसे बेस्ट इनिशियल पूछा जाए तो एक्सरे। एक्सरे में पूछा जाए कौन सी पेरेंट्स देखनी है, आपने बताना जी सन बस्ट पेरेंट्स इसके अंदर देखनी होती है। ठीक है, बाकी उसने वही लिखा हुआ केविंग सार्कोमा के अंदर हम सो बबल पेरेंट्स देखेंगे, ऑनियन स्किन देखेंगे हम, उसके अंदर क्या उसे कहते हैं सो बबल सेल हम जॉइंट सेल के अंदर देखेंगे, और जो ओनियन वाली वो आपकी क्या किसके अंदर देखेंगे, इविंग सार्कोमा के अंदर देखेंगे। ये हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें हाँ जी समझ में आ गई पूरी। एम्पुटेशन करेंगे इसके अंदर, कीमोथेरेपी करेंगे अगर मेटास्टाइज कर गया ये वाला कैंसर। ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, ओके। अब आ गया जो सेप्टिक आर्थराइटिस की तरफ। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से जरूर एमसीक्यूज आता होता है। छोटा सा टॉपिक है, दो बातें इसमें से इंपॉर्टेंट और कोई भी नहीं, दो से तीन, और इसमें से एमसीक्यू जरूर आ रहा होता है। ठीक है, सेप्टिक आर्थराइटिस में से, सेप्टिक आर्थराइटिस का हमेशा आपने याद रखना है कि सेप्टिक आर्थराइटिस में पता क्या होता है आपका, क्या होती है, इन्फेक्शन होती है किसकी, ज्वाइंट स्पेस की। फॉर एग्जाम्पल ये एक बोन, ये एक बोन, ये ज्वाइंट स्पेस है, यहाँ पे क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, ज्वाइंट स्पेस में इन्फेक्शन हो रहा होता है, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियमिया की वजह से हो सकता है, प्रोस्टेटिक जॉइंट की वजह से हो सकता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, ओस्टियो आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, या कोई आईवी ड्रग अब्यूजर है उनके अंदर हो सकता है। कैसे, आपको पता है ये सारी क्या है बच्चों, ऑटोइम्यून डिजीजेज है ना, जो ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है, ओस्टियो आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है। ये सारी ऑटोइम्यून डिजीजेज है, इन्फेक्शन होता है, जाके ज्वाइंट स्पेसिस का इन्फेक्शन करवा देती होती हैं। आईवी ड्रग अब्यूजर में भी होता है। आईवी ड्रग अब्यूजर में कैसे होता है, ओ भाई आईवी ड्रग ड्रग अब्यूजर के अंदर क्या होगा, एंडोकार्डाइटिस होगा। तब उसके अंदर एंडोकार्डाइटिस होगा तो आगे जब बॉडी में इन्फेक्शन फैलेगा, जब बॉडी में इन्फेक्शन जाएगा, इन्फ्लामेशन होगी, तो ज्वाइंट स्पेसिस को जाके स्पेसिफिकली इन्वॉल्व करेंगी, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है इस पेशेंट के अंदर। इसके क्लिनिकल फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सारी बातें लिखी होंगी, लेकिन वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि इसके अंदर रेड, स्वॉलन और वार्म जॉइंट मिलेगा। ठीक है, जहां पे भी ये तीनों चीजें लिखी हूं, साथ लिख दे इस पेशेंट के अंदर फीवर है, साथ लिख दे इसके अंदर बोन पेन है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या है, अब ओस्टियो आर्थराइटिस है। अब यही बात मैं थोड़ी सी चेंज करूं, अगर मैं लिखूं कि उसका रेड स्वोलन ज्वाइंट है, साथ उसके क्या है, रेड स्वोलन ज्वाइंट, साथ उसके अंदर वेट लॉस हो रहा है, साथ उसके अंदर मैं लिख दूं नाइट स्वेट है। ठीक है, साथ में इसके अंदर लोकल साइन डाल दूं, इसके अंदर फीवर हो रहा है। ठीक है, साथ में लिख दूं इसके अंदर मुझे सन बस्ट अपीयरेंस मिली है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो इसका आंसर क्या होगा, ओस्टियोसार्कोमा। अगर मैं सन बस्ट को सेपरेट भी कर देता हूँ ना, बाहर भी निकाल देता हूँ, ऑप्शन में मेरे पास अगर ओस्टियोसार्कोमा होगा तो इन तीनों की बेस पे मैं ओस्टियोसार्कोमा लगाऊंगा। ठीक है, अब देखें इधर जो सेप्टिक आर्थराइटिस वाला पेशेंट होता है ना, सेप्टिक आर्थराइटिस वाले पेशेंट के अंदर वेट लॉस नहीं हो रहा होता। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बात बताने का मकसद ये था कि अगर सिंपल वो लिखे ना, रेड है उसका, स्वॉलन है, ठीक है, वार्म जॉइंट है, साथ ले वो लिखे कि इसके अंदर बोन पेन हो रही है, मतलब मोबिलिटी पे पेन हो रही है, साथ इसको अब लोकल साइन मेंशन कर दे, इसके अंदर फीवर हो रहा है, प्लस इसके अंदर मलेज है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आंखें बंद करके इसका आंसर सेप्टिक आर्थराइटिस लगाना है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सेप्टिक आर्थराइटिस लगाना है इसके अंदर। जहां पे वार्म रेड स्वॉलन प्लस फीवर देखो, वेट लॉस ना हो, इसका मतलब ये है कि सेप्टिक आर्थराइटिस है। बाकी आप ऑप्शन पढ़ो या ना पढ़ो वो अब आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके ये सारे, अब ये साइन होते क्यों हैं, और भाई ये सारे इन्फ्लामेशन के साइन है। ठीक है, सारे इन्फ्लामेशन के साइन है ये वाले। ठीक है, ये इसलिए हो रहे होते हैं इसके अंदर। अब इसको डायग्नोज कैसे करना है इस पेशेंट को, सिंपल सी बात है, आपने इसका क्या करना है, ज्वाइंट एस्पिरेशन करनी है, उस पर डब्ल्यूबीसी काउंट देखेंगे, उसके हमें डब्ल्यूबीसी काउंट कितने मिलेंगे, 80,000 पर एम एम क्यूब से भी हमें ज्यादा मिल रहे होंगे, पहली बात। दूसरा, इसके अंदर क्या करनी है आपने, ग्राम स्टेनिंग करनी है। तीसरा काम इसके अंदर क्या करना है आपने, कल्चर कर रहे होना है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखें, अगर पूछा जाए इसमें, अगर मैं अब दो से तीन और एमसीक्यूज लिखवाऊं, अगर तो वो लिखे कि सेक्सुअली एक्टिव पर्सन है, ठीक है, सेक्सुअली एक्टिव कपल है, उसके अंदर मोस्ट कॉमन पैथोजन कौन सा हो सकता है जो आपको ये करवा देता होता है, क्या उसे कहते हैं, सेप्टिक आर्थराइटिस करवा देता है। शाबाश, किसी को पता है, यंग एडल्ट लिखे, यंग एडल्ट लिख दे, या वो लिख दे सेक्सुअली एक्टिव है, तो सेक्सुअली एक्टिव में आपका स्टेफिलोकोकस ओरियस नहीं होता, नजेरिया गोनोरिया होता है। ठीक है, सेक्सुअली एक्टिव और यंग एडल्ट के अंदर। अगर वैसे पूछे कि आपका मोस्ट कॉमन पैथोजन कौन सा, क्वेश्चन ऐसे आता होता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पैथोजन जो आपका क्या करवा रहा हो, आपका
आर्थराइटिस करवा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो आंखें बंद करके क्या आंसर लगाना है इसका? स्टेफिलोकोकस ओरियस आंसर लगाना है, ठीक है। डबल टिक कर लें इस एमसीक्यूज को। ये वाली बात समझ में आ गई? ओके, अगर ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब हमने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करनी, शाबाश मुझे बताएं, मैं इसके अंदर सीबीसी कर सकता हूँ? सीबीसी पे मुझे डब्ल्यूबीसी ज्यादा मिलेंगे, ठीक बताएं। ईएसआर इसका मुझे रेज मिलेगा इस पेशेंट के अंदर, सीआरपी मुझे इसके अंदर रेज मिलेगा। ये तीनों इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बताते हैं, ये तीनों भी इसके अंदर पॉजिटिव होंगे, ठीक है। साथ ग्राम स्टेनिंग कर रहा हूँ, कल्चर कर रहा हूँ इसके अंदर। कल्चर स्पेसिफिकली वो पूछता है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसके आपके क्या होता है ग्राम नेगेटिव रॉड क्या है, आपने वो भी बताना है। आपने बताना स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ये ग्राम नेगेटिव रॉड है इसके अंदर, ठीक है। बस ये भी एमसीक्यूज नहीं आता, ये पूछ लेते होते हैं, वैसे ही आपने याद रखना है। ट्रीटमेंट सिंपल सी बात है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। जब तक आपके पास कल्चर का रिजल्ट नहीं आता, अब ये नहीं होता कि आप उसको वैसे छोड़ दें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे इसके अंदर। कौन कौन सी होती हैं भाई? मैक्रोलाइड दे सकते हैं इसके अंदर, सेफ्ट्राइक्सोन दे सकता हूँ मैं इसके अंदर, वैनकोमाइसिन दे सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये सारी मैं इसके अंदर चीजें दे रहा होता हूँ जब तक मेरे पास कल्चर का एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा होता। जब कल्चर का रिजल्ट आ जाता है फिर उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रीट करते होते हैं, ठीक है। हाँ समझ आ गई। एंटीबायोटिक इसका ट्रीटमेंट आईवी देनी है, ओरल नहीं। ओरल से स्टार्ट करवाना, अगर उससे फर्क नहीं पड़ा तो फिर आईवी मूव करना है। गाउट पढ़ लिया था, रिमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ लिया था, एनकोलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस ये वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, कोई याद नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं था। इनफ, दो छुट्टियों के बाद इनफ, मैंने आज इसको आधे से ज्यादा कंप्लीट करके छोड़ना है। 10 मिनट और रुको, तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, हमें गले पड़े हुए हैं, ये खत्म हो ही जाएंगे अगले 10 मिनट में। ऐसा लगता है पता नहीं कितना वो रह गया, ये वाला ये मस्कुलोस्केलेटल छोटे छोटे 2-2 मिनट के टॉपिक हैं सारे। भाई मैंने अभी बेसिक्स की क्लास भी लेनी है, कुछ नहीं होता, 10 मिनट और बर्दाश्त कर लो मुझे। ओके। एंड बस ये चलो फिर छोटा टॉपिक करवा, छोटे छोटे टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है। पोलीमायसाइटिस कर लेते हैं, डर्मेटोमायसाइटिस कर लेते हैं, मुझे पता ही आपको आते हैं लेकिन फिर भी कर लेते हैं। डर्मेटोमायसाइटिस में क्या होता है, आपने बताना है इसके अंदर स्किन, डर्मेटोमायसाइटिस की तरफ आ जाओ। स्किन प्लस आपके अगर स्केलेटल मसल्स की क्या हो जाए, जी स्किन और स्केलेटल मसल्स की क्या हो जाए बच्चों, इन्फ्लामेशन हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोमायोसाइटिस, नाम से पता चल रहा होता है, ठीक है। आपने बताना अगर इसकी कॉज पूछी जाए तो आइडियोपैथिक, पहली बात हमें इसकी कॉज पता नहीं है, ठीक है। दूसरा आपने बताना है किसी ना किसी कैंसर के साथ ये एसोसिएट कर रहा होता है। अब ये भी पूछते हैं ऐसे कौन से कैंसर है जिसके साथ ये एसोसिएट कर जाता है, ये करता है डर्मेटोमायोसाइटिस। आपने बताना गैस्ट्रिक कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये लिखना। गैस्ट्रिक कैंसर के साथ ये एसोसिएट करता है, उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, डर्मेटोमायोसाइटिस हो सकता है। स्किन और किसकी हो रही है, स्केलेटल मसल्स की, जो आपकी मसल्स और स्किन है उसकी इन्फ्लामेशन हो रही है, ठीक है। अब इसके अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर डर्मेटोमायोसाइटिस है, उसके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर होंगे? पहली बात आपने बताना है इसके अंदर हम कौन देखेंगे, रैश देखेंगे, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर। दूसरा इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कौन से देखेंगे, रैश कौन से देखेंगे, किसी को पता है? रैश लास्ट क्लास में बताए थे मैंने आपको। वेरी गुड। हेलिट्रोप्स रैश भी देखेंगे, या इसको हम क्या बोलते हैं, मेलर रैश भी बोलते होते हैं, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली कौन सी जगह पे होते हैं, गॉटरन पेप्यूल्स क्या होते हैं, गॉटरन पेप्यूल्स, ये जो आपके नकल्स नहीं होते, ठीक है, ये स्पेसिफिकली वहां पे हो रहे होते हैं, ठीक है, नकल्स नकल्स वाले रीजन पे, जी जी। अच्छा, अब इधर आ जाओ जी, आपके हेलिट्रॉप रैश देखेंगे, मेलर रैश देखेंगे, गॉटरन पेप्यूल्स देखेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होगा, मसल्स वीकनेस होगी, कौन सी, ओ भाई इसके अंदर आपने बताना बायलेटरल मसल वीकनेस होगी, अब आपको पता है। इसकी अभी मैं कॉज बताता हूँ ये इस होता क्यों है, ठीक है। तीसरा आपने क्या बताना है, इसके अंदर नकल्स देखेंगे, कहाँ कहाँ पे देखेंगे, एल्बो पे देख सकते हैं, नी पे देख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉटरन पेप्यूल्स भी बोल रहे होते हो, ठीक है, बोलते हैं। चौथा काम, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर हो गया है, ये क्या कहते हैं, डर्मेटोमायोसाइटिस। अब हमने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है, सिंपल सी बात है, मसल्स की इन्फ्लामेशन हो रही है, तो जब मसल्स की इन्फ्लामेशन होगी तो इसकी वजह से क्रेटिनिन काइनेज, मसल टूटेगा ज्यादा नहीं, जितना मसल टूटेगा इसकी वजह से क्रेटिनिन काइनेज ज्यादा नहीं होगा, इसके अंदर क्रेटिनिन काइनेज ज्यादा होगा।
दूसरा काम इसके अंदर और क्या करना है, हमने इसके अंदर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज का लेवल चेक करना है, प्लस एंटी जो वन एंटीबॉडीज का लेवल चेक करना है। ये दोनों इसके अंदर क्या होगी, रेज होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, ये एमसीक्यू आ जाता होता है एंटी जो वन एंटीबॉडीज का, कि किसके अंदर पॉजिटिव होती है। आपने बताया डर्मेटोमाइसाइटिस के अंदर भी ये पॉजिटिव हो रही होती हैं। ठीक है, इसके अंदर मोस्ट लाइकली कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं, आपने बताना है CD4 सेल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और जो आपका पोलीमाइसाइटिस होता है उसके अंदर CD8 सेल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। CD4 आगे किसको जाके मैसेज देते हैं? हाँ जी तुकीर, किससे ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं? वो 2 × 4 वाली बात याद है? C3 है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को नहीं। कौन सा इसके अंदर वो मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी इन्वॉल्व होता है, मैं वो पूछ रहा हूँ। CD4 बच्चे, CD4 टू हो रहे होते हैं। ठीक है, इसको याद करने का फॉर्मूला है 2 × 4 = 8। ठीक है, MHC क्लास 2 एक्टिवेट होता है इसके अंदर मेजर हिस्टोकम्पेटेबिलिटी 2। ठीक है, CD4 से MHC क्लास 2 हुआ, ये आगे क्या करवा रहे होते हैं बच्चों, इन्फ्लामेशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, अगर तो बात है CD8 की, CD8 इटसेल्फ जाके MHC क्लास 1 को एक्टिवेट कर रहा होता है। 8 × 1 = 8 सिंपल। ठीक है, दोनों में बन रहा 8 ही है। MHC क्लास 1 किसको करेगा, CD8 को करेगा, और ये भी क्या करवा रहा होता है, इन्फ्लामेशन करवा रहा होता है। अगर पूछा जाए CD4 क्या कर रहा होता है, CD4 MHC क्लास 2 के जरिए एक्टिवेट होके किस किन किन मोस्ट लाइकली किसको किल कर रहा होता है, किसके अगेंस्ट इन्फ्लामेशन कर रहा होता है? आपने बताना बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। CD4 जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करवाता है, इन्फ्लामेशन करवा रहा होता है। ठीक है, और जो CD8 होता है ये किसके अगेंस्ट करता है, आपने बताना है वायरल इन्फेक्शन के। ये दोनों MCQs आते हैं, इसको लिखने। वायरल इन्फेक्शन में आपका CD8 सेल एक्टिवेट होता है, और आपका CD4 किसके अंदर होता है, आपका बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एक्टिवेट हो रहा होता है। ट्रीटमेंट सिंपल है इसका, हमने क्या करना, कोर्टिकोस्टेरॉइड देने हैं। ठीक है, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है अपने पास। अगर पूछा जाए CD4 सेल किसके अंदर, डर्मेटोमाइसाइट्स के अंदर CD4 सेल एक्टिवेट हो रहे हैं, CD8। आपने बताना CD4 सेल हम बायोप्सी पे भी देखेंगे। ठीक है, फिर आपसे क्लिनिकल फीचर पूछेंगे, आपने बताना रैश होंगे इसके अंदर, गॉटरन पैप्यूल्स देखेंगे, मसल वीकनेस देखेंगे इस पेशेंट के अंदर, एंटी जो वन एंटीबॉडीज इसके अंदर पॉजिटिव देखेंगे। CD4 सेल इसके अंदर एक्टिवेट होंगे ज्यादा से ज्यादा, जो पेरीमिसल इन्फ्लामेशन करवा रहे होंगे। ट्रीटमेंट क्या करना है, कोर्टिकोस्टेरॉइड इसके अंदर हमने देना होता है, इसका ये ट्रीटमेंट अपने पास। ठीक है, फिर है इसकी पोलीमासाइटिस क्या होता है। पोलीमासाइटिस सिंपल सी बात है, आपने इतनी बात याद रखनी है कि ये सिर्फ स्केलेटल मसल्स की इन्फ्लामेशन करवा रहा होता है, ना कि आपकी स्किन की। ठीक है, अगर स्किन की इन्फ्लामेशन नहीं करवा रहा तो क्या मैं इसके ऊपर गॉटरन पेप्यूल्स देखूंगा, शाबाश। क्या मैं इसके अंदर गॉटरन पेप्यूल देखूंगा पोलीमासाइटिस वाले पेशेंट के अंदर? भाई नहीं देखूंगा। क्या इसके अंदर रैश होंगे? इसके अंदर रैश भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्किन इन्वॉल्व नहीं हो रही, इसीलिए। सिंपल, इसके अंदर आपने बताया बायलेटरल मसल वीकनेस हो रही होती है इस पेशेंट के अंदर। दूसरी आपने बात इसके अंदर ये बताना है CD8 सेल इसके अंदर एक्टिवेट हो रहे होते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, डायग्नोसिस को भी हमने कैसे क्या करना है, इनके इसके अंदर क्या होगा, क्रेटिनिन काइनेज का लेवल इसके अंदर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। साथ इसकी आपने क्या कर रही होनी है, साथ आपने बायोप्सी करनी है मसल्स फाइबर्स की। ठीक है, कैंसर को रूल आउट करने के लिए ट्रीटमेंट इसका भी सेम है, इसके अंदर भी हमने क्या देने हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड देने होते हैं। ठीक है, बस यही बातें उसने लिखी, हाई डोज कोर्टिको मसल बायोप्सी करनी होती है, हाई डोज कोर्टिकोस्टेरॉइड देने होते हैं। अगर उससे भी फर्क ना पड़े तो फिर आपने मेथोट्रेक्सेट और एजिथ्रोपिरिन इसके अंदर ऐड करनी होती है। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, वो भाई ये आपके इम्यूनिटी को कम कर रहे होते हैं, इम्यून सेल्स को अटैक नहीं करने देते होते। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, समझ आ गई ये वाला टॉपिक? पढ़े तो आप लोगों ने सारी पहले, बस एक दफा गुजारा ही करा रहे हैं। ओके, अगर समझ में आ रही है तो। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस पढ़ लिया था ना हमने, मेरे ख्याल में ही पढ़ लिया था। आगे आज रायनॉइड फिनोमेना। रायनॉइड फिनोमेना के अंदर पता क्या होता है, जो आपकी पेरिफेरल आर्टरीज होती है ना, उनकी क्या हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती होती है। ठीक है, रायनॉइड फिनोमेना भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो पेरिफेरल आर्टरी उसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। होती क्यों है ये पूछते हैं, मोस्ट लाइकली होती है कोल्ड रीजन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन आया, वो पाकिस्तान से आया, यहाँ पे आके उसको -26 जब टेम्परेचर मिलेगा, तो भाई उसकी जो पेरिफेरल आर्टरीज होगी उसकी क्या होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। वो ब्लू नहीं हो जाएंगी, वो व्हाइट नहीं हो जाएंगी इसके अंदर। तो भाई इसके अंदर ब्लू तब होंगी, ब्लू तब होती है जब उसके अंदर क्या हो, इसके अंदर ब्लू कब होती है, शाबाश। ब्लू कब होती है उसकी, ब्लू कब होती है उसके अंदर?
और जब भैया जब उसको ऑक्सीजन ना जा रही हो, वाइट तब होती है जब उसके अंदर क्या ना जा रहा हो, ब्लड ना जा रहा हो, ठीक है। इसके अंदर ब्लू भी देखते हैं, इसके अंदर आपकी वाइट भी देखते हैं जी, इसकी वो लेटर स्टेजेस पे जाके देखते होते हैं, ठीक है। इसको फर्दर रूल आउट करने के लिए अगर पेशेंट आया, वो बताएगा जी ये जो मेरी ये है, क्या कहते हैं, ये उसकी ये नमनेस होगी इसके हाथों पे, अगर उसकी हाथ की आर्टरीज इन्वॉल्व हो रही हैं, पेरिफेरल आर्टरीज इन्वॉल्व हो रही हैं, फीट की होगी, यहाँ पे नमनेस होगी, टिंगलिंग होगी, यहाँ पे हत्ता के पेन तक भी होगी इसको ना। हाथ उसके फोल्ड नहीं हो रहे होंगे, पाँव उसके फ्लेक्स और एक्सटेंड नहीं हो रहे होंगे, उसको पेन होती होगी ड्यूरिंग एक्सटेंशन और फ्लेक्शन पे, ठीक है। साथ आपने इसको कंप्लीट वो बताना, अगर तो वो आपको पता ही होगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग, अगर बाहर -40 चल रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है इसके अंदर क्या होगा, रेनाइड फिनोमेना ही हो रहा होगा। आपने फिर भी फर्दर रूल आउट करने के लिए इसके अंदर आपने क्या करना है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज टेस्ट करनी है, साथ इसके अंदर रूमेटाइड फैक्टर का लेवल भी चेक करना है। ट्रीटमेंट इसका क्या देना है, सिंपल सी बात है, आपने बताना है। इसके अंदर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे। कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे, डाईहाइड्रोपेरिडीन देंगे कि नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन, शाबाश। कौन से देंगे, कौन से देंगे इसके अंदर, डाईहाइड्रोपेरिडीन दिए देंगे, ठीक है। वो यमलोडिपिन वगैरह, निफेडिपिन, इसके अंदर निकाडिपिन, सारे वही, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये आपके वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। जब आपके वेस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेजोडाइलेशन हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। जब वेजोडाइलेशन होगी तो थोड़ा काफी हद तक पेशेंट बेहतर हो जाएगा इसके अंदर, किसके अंदर, रायनाइड फिनोमेना के अंदर, ठीक है। ओके, ये भी पढ़ ले। ओके, इधर आ जाओ जाइंट सेल आर्टराइटिस की तरफ। एक मिनट बस, जाइंट सेल आर्टराइटिस के अंदर पता क्या होता है, आपके ना स्पेसिफिकली दो आर्टरीज की इन्फ्लामेशन हो रही होती है जाइंट सेल्स के अंदर। आपने बताना है इसके अंदर पता कौन कौन सी होती है, एक आपकी इसके अंदर वर्टिबल आर्टरी इन्वॉल्व हो रही होती है। जब आपकी वर्टिबल आर्टरी इन्वॉल्व होगी, इसकी वजह से पता क्या होगा, शाबाश। आपने बताना आगे, बात तो की रुक जो, कल एग्जाम, बस ये आखिरी टॉपिक करवाने दो यार, फिर ये थोड़ा सा रह जाएगा। मैंने तो सोचा था आज ये सारे फाइब्रोमाइल्जिया पोलीमाइल्जिया ये खत्म कर दूं आज सारे, लेकिन चलो खैर, ये आखिरी करवा लेने दो, करवा लें कि क्या कहते हो। 5 मिनट लगने हैं, सिर्फ 5 मिनट, जाइंट सेल आर्टराइटिस में। कल पढ़ा तो आज भी अभी आपको पता है 8:05 पे ज्वाइन किया है, अभी 8:49 हुए हैं, 40 मिनट नहीं हुए अभी। अच्छा चलो ठीक है, ओके, छुट्टी करो, भागो फिर, मैंने दूसरी क्लास भी लेनी है।